हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपन जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है मेरे भाइयों, ये राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत जनगणना से संबंधित क्लास रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जनगणना। हर पेपर के अंतर्गत 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते ही हैं मेरे भाइयों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए हो सकता है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो बड़े ईजी वे में अपन इसको समझेंगे। और जिन भी बच्चों तक ये लाइव सेशन अभी नहीं पहुंचा है, तो आप क्लास को ज़रा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी बच्चे अपने पास आ चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों। तो आज जो अपना चलेगा वो राजस्थान की जनगणना चलेगा। कई दिन से आप ये कह भी रहे थे कि सर जनगणना वाला टॉपिक करा दीजिए, तो आज मैं इसे आपके सामने लेके आ चुका हूँ। अब राजस्थान की जनगणना को पढ़ा कैसे जाएगा, ये डाटा वाला आंकड़ा कैसे हमें याद होना चाहिए, तो आप बेफिक्र रहिए मेरे साथ, बस आप धैर्य के साथ समझते हुए चलिए। ईजी वे में याद करा दूंगा। सबसे पहले यह बात निकल के आती है बेटा राजस्थान की जनगणना की। हम जो बात करेंगे वो राजस्थान की जनगणना की बात करेंगे, ठीक है सर। और राजस्थान की जनगणना की जब मैं बात करता हूं, तो इससे पहले राजस्थान की भी जनगणना से पहले मैं लेके चलता हूं आपको मेरे भाइयों, जनगणना पे लेके चलता हूं। सबसे पहली बात है, फिर राजस्थान के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो जनगणना पे कर लेते हैं। जी सर। अब जनगणना पे सबसे पहली बात तो यहाँ ये निकल के आती है कि जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो प्राचीन काल के अंतर्गत किसके द्वारा बताई गई है। जनगणना का पहली बार उल्लेख किस किताब के अंतर्गत किसके द्वारा किया गया है, मध्यकाल के अंतर्गत किस किताब के अंतर्गत किसके द्वारा किया गया है, और आधुनिक काल के अंतर्गत जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ 3 पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जी सर। सबसे पहले जो जनगणना की बात है, इसमें सबसे पहले तो आप ये समझेंगे जी कि जनगणना की जो शुरुआत है वो प्राचीन काल में किसके द्वारा की गई, मध्यकाल में किसके द्वारा की गई, और आधुनिक काल में किसके द्वारा की गई। तो सबसे पहली बात ये कि प्राचीन काल के अंतर्गत जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ठीक है सर। दूसरी बात ये कि मध्यकाल में जनगणना की जो शुरुआत है या जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो कौन सी बुक में और किसके द्वारा किया गया। और आधुनिक काल के अंतर्गत जो जनगणना की बात की गई है मेरे भाइयों, आधुनिक काल के अंतर्गत जनगणना का जो उल्लेख मिलता है वो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया जनगणना का शुरुआत। तो सबसे पहली बात यहाँ प्राचीन समय के अंतर्गत देख लेते हैं मेरे भाइयों। प्राचीन काल के अंतर्गत जो जनगणना की शुरुआत है, सबसे पहली बात ये आपको अर्थशास्त्र बुक के अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये अर्थशास्त्र जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के स्तर पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनगणना की शुरुआत भारत के अंतर्गत प्राचीन काल में कौन सी किताब के अंतर्गत की गई थी, तो वो अर्थशास्त्र में जनगणना का सबसे पहले उल्लेख मिलता है प्राचीन काल में किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं तो बुक का नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी बुक के अंतर्गत मेरे भाइयों मध्यकाल में जनगणना का उल्लेख मिलता है। और ये लिखी गई थी मेरे भाइयों किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। बेटा किसके द्वारा लिखी गई थी ये, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है सर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हमें समझ में आ गया, प्राचीन काल में जो जनगणना का इतिहास हमें देखने को मिलता है वो अर्थशास्त्र बुक में चाणक्य के द्वारा देखने को मिलता है। मध्यकाल के अंतर्गत आईने अकबरी बुक में ये आपकी जनगणना का उल्लेख मिलता है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। और आधुनिक काल में जो जनगणना की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई और कब की गई, यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है। तो ध्यान रखना, आधुनिक काल में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में है, 1872 ईस्वी में, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पे आपको बातें बताई
उनको मैं वापस से फिर एक बार और रिवीजन करा रहा हूं आपको। सभी बच्चे जितने भी हैं, मैं सच कह रहा हूं, ये टॉपिक आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको शेयर कर दीजिएगा आप क्लास को, जिससे कि कम से कम ये सभी के लिए लाभ मिल सके। चलो एक बार मैं आपके कमेंट जरूर ले रहा हूं मेरे भाइयों। रश्मि चौधरी जी राधे 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 बेटा। रेनू सर आप पूरा टॉपिक कराएंगे या मैं लिखूं लूँ कॉपी में? बेटा टेंशन ना लें, बाद में लिखना, मैं पूरा ये टॉपिक समझाने वाला हूँ। जय हो ज्योग्राफी के, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। दिव्या अग्रवाल, सपना मौर्य जी राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, ये पूरा टॉपिक अपन करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं वो निभा जरूर रहा हूँ। ये जरूर है थोड़ी व्यस्तता होने के कारण मैं बीच बीच में क्लास नहीं ले पाता हूँ। मेरी जगह आप भी अगर अपने आप को रख के देखेंगे तो काफ़ी बिजी शेड्यूल थोड़ा रहता है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, मैं सारे कामों से फ्री हो चुका हूं, तो आप आराम से समझिए। जनगणना की प्राचीन काल में जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है वो अर्थशास्त्र बुक में चाणक्य के द्वारा देखने को मिलती है। मध्य काल में जनगणना के बारे में अगर किसी बुक में सुनने को मिलता है तो वो आयन अकबरी अबुल फजल की बुक में मिलता है। और आधुनिक काल में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। मैंने कहा 1872 के अंतर्गत। अब हम कहते हैं कि जनगणना, पशुगणना और वनगणना, तो जनगणना 10 सालों में एक बार होती है, पशुगणना 5 साल में एक बार होती है और वनगणना 2 वर्ष में एक बार होती है। तो अब देखो मैं कह रहा हूं कि जनगणना 10 साल में एक बार होती है, तो 1872 में अगर मैं 10 जोड़ता हूं तो वो 1882 बनता है। जबकि अगली जो जनगणना है वो मेरी 1881 में हुई है। तो अगर मैं ये कहूं कि 10 की है और व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, 10 की है, व्यवस्थित का मीनिंग ये है बेटा कि फिर लगातार वो 10-10 वर्षों बाद ही होती जाएगी। इसका मतलब दोनों बातों में अंतर है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन जब कहे 10 की या व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो फिर आप उस ईयर को लेंगे जिसके बाद लगातार फिर 10-10 सालों में जनगणना हुई है। तब 1881 आएगा और वो शासनकाल रहेगा किसका? लॉर्ड रिपन का। किसका रहेगा? लॉर्ड रिपन का। तो मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगली जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे देखिए मेरे भाइयों। अब अगर मैं आपसे ये कहूं क्या व्यवस्थित या मेरे भाइयों 10 की है, व्यवस्थित या 10 की है जनगणना की शुरुआत, तो व्यवस्थित या 10 की है जनगणना की जो शुरुआत आपको बतानी है बेटा, वो आपको बतानी है 1881 से बतानी है। ठीक है सर। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसका मतलब सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत आधुनिक काल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन अगर ये शब्द यूज करे वो कि 10 की व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत, तो 1881 में, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ओके सर। अब अगली बात पे चलते हैं मेरे भाई, और अगली बातों को आप बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे क्या क्या आने वाला है। हम जो चर्चा कर रहे हैं मेरे भाइयों, वो जिस शब्द पे हम चर्चा कर रहे हैं वो शब्द है हमारा क्या? जनगणना। क्या है बेटा हमारा शब्द? जनगणना। तो इसमें सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान देंगे इस जनगणना के अंतर्गत, जी सर, कि अपन ने जो देखा अभी उसमें देखा था कि आधुनिक समय में जनगणना की शुरुआत, एक तो हमने ये बात देखी कि आधुनिक समय में मेरे भाइयों सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत। तो आधुनिक समय में जो सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई वो कब हुई? और एक बात हमने ये देखी मेरे भाइयों कि 10 की या व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत, कि 10 की या व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत, ये दो शब्दों पे अभी हमने चर्चा की। 10 की या व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत। वापस लौटेंगे मेरे भाइयों, अब अगली बातों पे और ध्यान देंगे, फिर वापस आएंगे यहीं पे। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो जनगणना शब्द है बेटा, ये जो जनगणना शब्द है मेरे भाइयों, ये जनगणना शब्द, तो बेटा ये कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? जनगणना शब्द कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है सर। दूसरी बात आपसे ये पूछा जाए कि जो जनसंख्या शब्द है, जनसंख्या शब्द बेटा आपसे ये पूछा जाए कौन सी सूची का विषय है? कौन सी सूची का विषय है? तो इस पे भी चर्चा करेंगे। ये कौन सी सूची का विषय है? आपसे पूछा जाए मेरे भाइयों कि जनगणना अधिनियम कब बनाया गया? जनगणना अधिनियम
कब बनाया गया, चलो इस पे भी चर्चा करेंगे कि जनगणना अधिनियम कब बना। फिर आपसे ये कहा जाए कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, चलो इस पे भी चर्चा करेंगे। और एक आपसे ये पूछा जाए कि ये जो जनगणना है, ये जनगणना किसके द्वारा की जाती है, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। इसका मतलब जो अपन देख रहे थे जनगणना टॉपिक को मेरे भाइयों, उससे संबंधित मैंने कुछ बातें और यहाँ पे लिखी हैं आपके स्क्रीन के सामने। कोई भी अगर कॉपी पेन लेके बैठा है तो लेके नहीं, आप बेफिक्र रहिए। ये सारी चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ ये लास्ट में पीडीएफ में सब मैं देने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहें, आप बस समझने पे ध्यान दें मेरे भाइयों। जितने भी बच्चे हैं वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। शीतल कुमारी, आपको जितना दिल से थैंक यू बोले उतना कम है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं बहुत दिन में खुद ही आया हूँ क्लास लेने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात है उसमें ये, आधुनिक समय में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी, अभी आपने देखा था कि 1872 के अंतर्गत हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। फिर दशकीय या व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत जब हमने देखी तो पता चला दशकीय व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत बेटा 1881 के अंतर्गत है। और वो किसके शासनकाल में है, तो वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन। जनगणना जो शब्द है वो कौन सी अनुसूची का शब्द है, तो ध्यान रखना 7वीं अनुसूची का शब्द है। कौन सी का बेटा, 7वीं का। और जनसंख्या शब्द कौन सी सूची का विषय है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये बेटा संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है, संघ सूची का। और जनगणना अधिनियम कब बनाया गया, तो ये भी ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के 1 साल बाद, जस्ट 1 साल बाद 1948 में। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे 11 मई 2000 को हुआ है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जो गठन है वो कब हुआ है, 11 मई 2000 को। अब बात आती है कि जनगणना की किसके द्वारा जाती है, तो ध्यान रखना जनगणना जो है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय मतलब कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के द्वारा। इसका मतलब जो जनगणना है वो किसके द्वारा की जाती है बेटा, गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो कुछ नॉलेज की चीज़ों में ये भी आप ध्यान रखेंगे कि आधुनिक समय में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन जब दशकीय व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत आती है तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। जनगणना जो शब्द है वो कौन सी अनुसूची का शब्द है, तो 7वीं अनुसूची का शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। जनसंख्या शब्द कौन सी सूची का विषय माना जाता है, संघ सूची का। जनगणना अधिनियम कब बनाया गया, 1948 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई है, गठन किया गया 11 मई 2000 के अंतर्गत। और जनगणना किसके द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखेंगे गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। बोलो यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार मेरे को यस लिख के आप भेजें, फिर आप आगे चलेंगे बेटा। एक बार यस लिख के आप भेजें अगर यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं तो बेटा जल्दी से मेरे को एक बार यस लिख के भेजें, फिर आगे की बात बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो एक बार आप यस लिख दें, फिर आगे चलते हैं सर। बिल्कुल पवन कुमार जी, कन्हैया पवार, राधे राधे बेटा, राधे राधे। जल्दी से बताएं अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। चलिए बहुत बढ़िया, यस। भारती कुंतल जी कह रही हैं यस सर, ओके। तो देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। और अगली जो बात, चलिए तो बेटा अगली जो बात अपन करने वाले हैं वो कैसे रहेगी वो यहां से देखें आप। जी सर बताइए। तो अब जो हम जनगणना की बात कर रहे थे बेटा वो आप यहां से समझें पहले आराम से। हम पढ़ने वाले थे जनगणना 2011 के बारे में। किसके बारे में बेटा, जनगणना 2011 के बारे में। पहले आराम से आप शब्दों को समझें, फिर उसके बाद अपन तय करेंगे क्या होने वाला है। सबसे पहली बात यह कि जनगणना जो 2011 है, अगर कल को आपको इसमें यह पूछा जाए बेटा आपसे, जी सर, जैसे क्या बातें कर सकता है एग्जामिनर, जनगणना 2011 के बारे में एक आपको शब्द बोल सकता है कि सर जनगणना जो 2011 है, अगर हम इसे किरमा अनुसार पूछें कि ये कौन से नंबर की है तो वो बताइए आप, ठीक है। फिर मैं पूछूं दशकीय किरमा अनुसार, दशकीय या व्यवस्थित किरमा अनुसार, कि भाई साहब एक तो किरमानुसार कौन सी और एक कहूं दशकीय व्यवस्थित
क्रमानुसार कौन सी है? बिल्कुल दोनों शब्दों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है सर। फिर मैं ये कहूं कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? ये जनगणना आपकी स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है? बिल्कुल ठीक सर। फिर मैं ये कहूं कि 21वीं शताब्दी की कौन सी है? 21वीं शताब्दी की कौन सी है मेरे भाइयों? ये भी ठीक है सर, 21वीं शताब्दी की। फिर मैं आपसे ये कहूं कि इस जनगणना के अंतर्गत मेरे भाइयों टोटल जिले कितने लिए गए थे? ओके सर, ये भी ठीक है, टोटल जिले। फिर मैं आपसे ये कहूं इसमें जो टोटल बजट आया था वो कितना आया था? इस जनगणना के अंतर्गत टोटल बजट कितना आया था? ठीक है सर। इसके अलावा फिर मैं आपसे ये बातें और करूं इसी के अंतर्गत। जी सर बताइए और क्या बातें करेंगे? जैसे बेटा अगली बात मैं आपसे ये करूं कि इस जनगणना का शुभंकर क्या है? जी सर, इस जनगणना का शुभंकर क्या है? ठीक है सर। फिर मैं आपसे कहूं कि इस जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है सर। फिर मैं ये कहूं इस जनगणना में बेटा प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया है? प्रति व्यक्ति खर्चा कितना आया है? ठीक है सर। और मैं ये कहूं ये जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई? तो चरणों में संपन्न हुई, तो चरणों में संपन्न हुई। ये कुछ बातें मैं आपसे करने वाला हूं बेटा पहले इस स्टेप के अंतर्गत। जी सर, तो यहाँ जो ये बातें होने वाली हैं पहले आप उनको देख लीजिए। ओके सर, तो यहाँ सबसे पहली बात मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं मेरे भाइयों कि क्रमानुसार कौन सी है? दशकीय या व्यवस्थित क्रमानुसार कौन सी है? स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? 21वीं शताब्दी की कौन सी है? टोटल जिले इसमें कितने? टोटल बजट कितना आया है? शुभंकर क्या है इसका? आदर्श वाक्य क्या है? प्रति व्यक्ति खर्चा कितना हुआ है? और कितने चरणों में संपन्न हुई है? ये सारी बातें अपन देखने वाले हैं जनगणना 2011 में। सर हमने जनसंख्या आयोग का गठन 1993 में पढ़ा है। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी जनसंख्या आयोग का जो गठन है बेटा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का, वो 11 मई 2000 के अंतर्गत है, ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब चलते हैं सर यहाँ पे। सबसे पहली बात जनगणना 2011 में अगर मैं बात करता हूं बेटा क्रमानुसार कौन सी है, तो एक बार रफ देख लीजिए आप। सबसे पहले जनगणना की शुरुआत बताइए कब हुई थी? 1872 के अंतर्गत हुई थी। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में, और जनगणना 2011 में पूछ रहा है वो क्रमानुसार कौन सी है, तो 10-10 साल बाद हुई है। इसके बाद इसका मतलब इसके बाद 1872 के बाद 81, फिर 1891। ध्यान रखना, अब ऐसा मत करना इसके बाद आप डायरेक्टली 2001 पे पहुंच जाओ। बेटा 1891 के बाद 1901 आता है, कहीं आप 100 साल ही गायब कर दो बीच के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले 1872, फिर 81, फिर 91, फिर 1901, फिर बेटा 1911, फिर बेटा 1921, फिर 31 में हुई। जी सर, फिर 41 के अंतर्गत, फिर 51 के अंतर्गत, फिर 61 के अंतर्गत। जी सर, फिर 1971 के अंतर्गत, फिर बेटा 81 के अंतर्गत, फिर 1991 के अंतर्गत, फिर 2001 के अंतर्गत, और फिर 2011 के अंतर्गत। इसका मतलब ये मेरी जनगणना के ईयर रहे। ठीक है सर, अब मैं बात यहाँ पे ये करता हूँ, उसने पूछा क्रमानुसार कौन सी है, तो बताइए क्रमानुसार यहीं से तो काउंट होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इसका मतलब जो क्रमानुसार मेरे पास आई वो कौन सी आई बेटा? 15वीं। ठीक है सर, तो क्रमानुसार अपन ने देखी कि ये कौन सी जनगणना है? 15वीं। अब वो कहता है दशकीय व्यवस्थित क्रमानुसार कौन सी है, तो भैया दशकीय जनगणना की शुरुआत तो 1881 से है। कौन के शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ के बाद 10-10 साल के गैप में हुई है। तो जब वो ये शब्द दे के पूछेगा और फिर पूछेगा क्रमानुसार, तो आपको यहाँ से नहीं फिर यहाँ से काउंटिंग करनी है। जी सर, तो फिर बताइए जब वहां से 15वीं बैठ रही थी तो मैं एक स्टेप नीचे आ गया, तो अब 14वीं बैठेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो व्यवस्थित या क्रमानुसार जब आप कहेंगे तो कौन सी आ जाएगी बेटा? 14वीं। फिर आप स्वतंत्रता के बाद मेरे से कहेंगे तो मैं स्वतंत्र कब हुआ? 1947 में। इसका मतलब 41 और 51 के बीच में पड़ता है 1947 में यहाँ पे स्वतंत्र हुआ। अब 47 में तो हो नहीं सकती, 41 में हुई है, तो वो पीछे गया। मैं कह रहा हूं स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद तो फिर कब हुई होगी? 51 में। अब यहां से अगर मैं 11 का काउंटिंग देखता हूं कौन से नंबर का बैठता है, तो 1
2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये कौन सी आती है, 7वीं। अब बात कर रहा है वो 21वीं शताब्दी की, ये कौन सी है, तो भैया यहां तो 21वीं शताब्दी है नहीं, यहां तक, यहां से 21वीं शताब्दी आपकी चालू हो जाती है। और 21वीं शताब्दी की अगर मैं बात करता हूं तो पहली और दूसरी, तो इसका मतलब 21वीं शताब्दी की ये दूसरी भी है, मतलब सेकंड भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब बात करते हैं इसमें टोटल जिले कितने आए थे, तो ये काउंटिंग निकालना सीख गए होंगे आप मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगर ये काउंटिंग निकालना सीख गए तो मैं इसे मिटा लेता हूं मेरे भाइयों। जी सर बिल्कुल मिटा लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो लीजिए मेरे भाइयों, चलिए अब आ जाते हैं वापस उसी स्टेप पे। जी सर, अब इस आपकी जनगणना 2011 में टोटल जिले कितने लिए गए, तो ध्यान रखना बेटा टोटल जिले लिए गए 640। कितने जिले, 640। और ध्यान रहे हमारे राजस्थान के इसमें कितने जिले हैं, तो बेटा इसके अंतर्गत जो राजस्थान के जिले लिए गए वो पूरे के पूरे कितने लिए गए, 33। इसका मतलब 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपको 41 का दिमाग नहीं लगाना है बेटा, 33 के अकॉर्डिंग ये डाटा याद रखना है, क्योंकि अगली जनगणना का जो आंकड़ा आएगा वो 31 में आएगा। तो तब तक आप जब तैयारी करेंगे 30 तक अगर मेरे भाइयों आप लग भी जाएंगे, तब तक आपको यही डाटा पढ़ना है, ध्यान रहे। टोटल बजट कितना आया मेरे भाइयों, तो टोटल बजट आया इस जनगणना पे आपका 2200 करोड़ रुपए। कितना बेटा, 2200 करोड़ रुपए इस पे टोटल बजट रहा था मेरे भाइयों। ठीक है सर। शुभंकर क्या है हमारी जनगणना का, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका, ये हमारा शुभंकर रहेगा जनगणना का। पढ़ी लिखी एक महिला के लिए इंगित किया गया है ये, तो शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य क्या है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे बेटा। हमारी जनगणना, हमारी जनगणना, जी सर, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये हमारा क्या है, आदर्श वाक्य, स्लोगन रखा गया है। स्लोगन में ये भी लिखा आएगा हम दो हमारे दो, वो स्लोगन नहीं है हम दो हमारे दो। हमारा जो आदर्श वाक्य है वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रति व्यक्ति जो खर्चा आया बेटा वो 18.19 रुपए इस पे प्रति व्यक्ति खर्चा आया था जनगणना के ऊपर। अब कितने चरणों में संपन्न हुई, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आती है। तो बेटा यहाँ जो चरण आए थे वो ध्यान रखना, इस जनगणना में आपके 2 चरण लिए गए थे। एक प्रथम चरण कब से कब तक चला, ठीक है सर, और एक द्वितीय चरण आपका कब से कब तक चला। तो प्रथम चरण और द्वितीय चरण कब से कब तक रहे। तो इस जनगणना के अंतर्गत अगर मैं आगे के स्टेप पे जाता हूं तो प्रथम चरण कब से कब तक रहा था, तो मेरे भाइयों ध्यान रखना प्रथम चरण जो रहा था वो 15 मई से 30 जून, प्रथम चरण जो रहा था वो 15 मई से 30 जून 2010 तक। इसका मतलब इससे रट्टा नहीं मारना है मेरे भाइयों, आप ध्यान रखेंगे। आप जितने भी लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उन सबको ये पता है कि ये जो जनगणना की गई थी मेरे भाइयों, ये काम आपके टीचरों को सौंपा गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और टीचरों ने ये काम तब किया था जब वार्षिक पेपर खत्म हो गए थे। इसका मतलब सबके पेपर मेरे भाइयों आपके मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च अप्रैल, और अप्रैल मार्च और अप्रैल में ख़त्म हो लेते हैं। तो उन्होंने उसके बाद ये कार्य किया था, तो मई और जून में कार्य किया था, उसके बाद जुलाई में फिर स्कूल छूट जाते हैं। तो पहले चरण के अंतर्गत आपको जब याद रखें आप डेट को, तो यही ध्यान रखें कि सरकारी टीचरों के द्वारा इस कार्य को किया गया था, और वो भी तब किया गया था जब वार्षिक परीक्षाएं कंप्लीट हो गई थी और स्कूल खुलने से पहले और वार्षिक परीक्षाओं के बाद। इसका मतलब वार्षिक परीक्षाएं आप अप्रैल में खत्म करेंगे तो मई से चालू करेंगे, जुलाई के अंतर्गत स्कूल खूटते हैं तो जून में खत्म कर देंगे। इसका मतलब मई से जून, और 15 से कितना आ रहा है, 30 जून। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ईयर कौन सा रहेगा, 2010। अब सर द्वितीय चरण में ये क्या करेंगे, तो जब ये पहले चरण में ये काउंटिंग कर रहे थे 15 मई से 30 जून के बीच में, तो गर्मी का काफ़ी माहौल था, तो ऐसे समझेंगे द्वितीय चरण में, थोड़ा ट्रिकली मेथड से समझ लेंगे। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि अब की बार हम गर्मी वाले महीनों में नहीं करने वाले, हमें भी थोड़ी राहत मिल जाए, हमें ऐसे महीनों में आप काउंटिंग करवा लीजिए। तो दूसरे चरण के अंतर्गत इनको मैंने सर्दी का महीना दे दिया था, फरवरी वाला। इसलिए द्वितीय चरण जो रहेगा वो रहेगा 9 फरवरी से 28 फरवरी, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। तो बेटा ये जो आपकी जनगणना चरणों में संपन्न हुई थी वो 2 चरणों में हुई, 15 मई से 30 जून 2010 और 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011।
तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कहा कि जो जनगणना 2011 की है वो क्रमानुसार कौन सी है, 15वीं, ठीक है सर। 10 की है या व्यवस्थित क्रमानुसार कौन सी है, 14वीं। स्वतंत्रता के बाद कौन सी है, 7वीं। 21वीं शताब्दी की कौन सी है, सेकंड मेरे भाइयों। टोटल जिले कितने आए, 640। टोटल बजट कितना है, 2200 करोड़ रुपए। इसका शुभंकर क्या है, प्रगणक शिक्षा। आदर्श वाक्य क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रति व्यक्ति खर्चा आया 18.19 रुपए। कितने चरणों में संपन्न हुई, 2 में। प्रथम चरण 15 मई से 30 जून 2010 के अंतर्गत आता है। द्वितीय चरण जो है वो 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011 के अंतर्गत आता है। एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं, पर लेकिन एक बार पहले आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए कि यहाँ तक आपकी बातें इजी गोइंग आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहले मेरे को आप ये बताएंगे, पहले बातें यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। जी सर, कपिल अंतरा, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया बेटाओ। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाइयों। पूनम शर्मा सर, थैंक यू इस टॉपिक को करवाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलखन कुशवाहा जी राधे राधे, गुरुदेव जी राधे राधे। अच्छा चलो, तुम मेरा थैंक यू करते हो, मुझे बड़ा बड़प्पन है कि आप इतना प्यार देते हो। लेकिन एक बात बताइए, मेरे ऐप के बारे में आप अन्य स्टूडेंट को क्यों नहीं बताते? अगर मैं आपको ऐसा लगता है कि हमारे गौरव सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो मेरे ऐप के बारे में, मेरे लाइव सेशन के बारे में अन्य बच्चों को भी बताया करो, जिससे थोड़ा सा मुझे भी ग्रोथ मिलेगा। क्योंकि मेरे को कितने छात्र जानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन छात्रों को ये अच्छे से पता रहता है कि हम इस इंसान को जानते हैं कि नहीं जानते। तो अगर आपको मेरे भाइयों मेरा पढ़ाया हुआ इतना अच्छा लगता है तो आप अन्य बच्चों तक भी ये अगर वीडियो वगैरह शेयर किया करो। अन्य बच्चों से भी जब भी मुलाकात हो तो ज्योग्राफी के बारे में उनको बताया करो, जिससे थोड़ा सा मेरा भी चैनल ग्रोथ करेगा। इसमें आपकी 99% भागीदारी रहेगी। मैं सिर्फ मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन भागीदारी आपकी रहेगी इसको आगे ले जाने के लिए। सत्या सिंह, मैं बताऊँगा आप सर, वेरी गुड। रेनू सर, हो गया है ये टॉपिक? सर हो गया ये टॉपिक? अरे नहीं रेनू जी, अभी तो बेटा चालू हुआ है, रेनू टॉपिक कहाँ हो गया? विष्णु कुमार जी बेटा, है ना। चलिए मेरे भाइयों, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया, ठीक है। अब अगली जो बात मेरी तरफ से आनी है उसे देखिए। इस जनगणना के बारे में मैं कुछ विशेष बिंदु लेके आता हूं। जी सर, तो जनगणना हमारी 2011 के बारे में कुछ विशेष बिंदु देख लीजिए आप। अब सर ये विशेष बिंदु क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि जनगणना 2011 के बारे में जो विशेष बिंदु हैं बेटा वो कौन कौन से हैं। उनमें सबसे पहली बार ये कि इस जनगणना में पहली बार बेटा एनपीआर बनाया गया। सर ये क्या है? जनसंख्या का एक रजिस्टर तैयार किया गया जिसे कहा गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये कुछ विशेष पॉइंट हैं जो इस जनगणना में पहली बार देखने को मिले गए। आपसे कहा जा सकता है कौन सी जनगणना है जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर मेरे भाइयों? तो वो यही जनगणना थी आपकी 2011 वाली। तो ध्यान रखना बेटा, इस जनगणना में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया। तो इस जनगणना के अंतर्गत पहली बार मेरे भाइयों राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया। चलो ठीक है सर, और क्या हुआ सर इसमें पहली बार? मेरे भाइयों इसमें पहली बार इस जनगणना में पहली बार ऐसा भी हुआ कि किन्नरों की भी काउंटिंग की गई। इस जनगणना में किन्नरों को गिना गया। इसका मतलब अब तक की जनगणनाओं में ऐसा नहीं हुआ था, इस जनगणना में पहली बार ऐसा हुआ था कि किन्नरों को भी काउंट किया गया था। इस जनगणना में प्रथम बार ऐसा भी हुआ है बेटा, ध्यान रखेंगे, इसी जनगणना में प्रथम बार घरों को गिना गया। तो इसी जनगणना में मेरे भाइयों जो प्रथम बार है वो किन को गिना गया बेटा? घरों को भी गिना गया। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर। और एक बात ये भी ध्यान रखेंगे, जनगणना 2011 के अंतर्गत मेरे भाइयों, जी सर, ये आपकी प्रथम पेपरलेस जनगणना थी। प्रथम पेपरलेस जनगणना, इसका मतलब मैं सीधा सा अर्थ आपको समझाऊं तो ये पहली बार ऐसी जनगणना थी जो डिजिटल रूप में की गई। तो ये प्रथम पेपरलेस जनगणना थी। और अगली बात ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये जातीय जनगणना भी थी। जातीय जनगणना, लेकिन पूरी लाइन पढ़ेंगे पहले। जातीय जनगणना मेरे भाइयों दूसरी बार की गई।
इसका मतलब जो 2011 की जनगणना है मेरे भाइयों, ये जातीय जनगणना थी, जो कौन सी बार की गई? दूसरी बार। इसका मतलब जो बच्चे यहाँ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं वो समझ गए होंगे, अगर ये दूसरी बार है तो प्रथम जातीय जनगणना कब की गई थी। इसका मतलब हमसे गणना करते वक्त ये पूछा गया था कि आपकी जाति क्या है, तो प्रथम जातीय जनगणना जो की गई थी वो ध्यान रखना मेरे भाइयों, एक बार और हमसे ऐसा पूछा गया है, और वो कब पूछा गया है? 1931 के अंतर्गत। तो ये जातीय जनगणना दूसरी बार हुई थी। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें पहली बार आए, ये ध्यान रखना। इस जनगणना के अंतर्गत ये पहली बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं। पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर इसमें बना था, एनपीआर। जी सर। पहली बार इसके अंतर्गत किन्नरों की काउंटिंग हुई थी, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। पहली बार घरों को गिना गया। प्रथम ये पेपरलेस जनगणना मानी जाती है, और दूसरी जातीय जनगणना मानी जाती है। जबकि प्रथम जातीय जनगणना कब हुई थी बेटा? 1931 के अंतर्गत हुई थी। अब मुझे यूं बताएं कि आप यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं आप। हरगोविंद कुमावत जी, गुरु जी को बारंबार प्रणाम। अरे बहुत बहुत धन्यवाद हरगोविंद जी, आप भी वहां से जुड़े हुए हैं, बड़ा अच्छा लगा ये देख के। चलिए बेटा। अच्छा, शीतल कुमारी जी कह रही हैं सबको बताते हैं सर, सबकी जुबान पर आपका नाम ही है अब तो सर। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये आप लोगों का बड़प्पन है। बता दें सर, लेकिन जिसकी चॉइस होगी वो ही आएगा पढ़ने। बिल्कुल सही कह रही है ऋतु बेटा, है ना? हाँ, लेकिन मेरा भी ऐसा कहने का मतलब फोर्सली नहीं था, आप बेफिक्र रहें। सर का चैनल को बढ़वाइए, सब्सक्राइब को। हाँ राम, बिल्कुल सर। जनगणना आयुक्त कौन है? चलिए वो भी बेटा आप कपिल देख लेंगे, जो गृह मंत्रालय का प्रमुख होगा वही जनगणना आयुक्त होगा बेटा। हरगोविंद जी, सर जी राम राम। ओके, आशु कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है सर, वेरी गुड। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको बात इजी गोइंग समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगली बात जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, यहाँ से तो ये पीडीएफ चालू होगी, खैर अभी अपन और बात करेंगे मेरे भाइयों, उसके बाद आगे चलेंगे। जी सर। अब क्या बात करने वाले हैं सर? एक बार मैं इसको मिटा रहा हूं, ये सब मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहे, पीडीएफ में ये सब मिल जाएगा सर। अब अगली बात क्या आने वाली है सर? अब आते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन था जनगणना से संबंधित। अब बात आती है राजस्थान की जनसंख्या पर। किस पे आ जाते हैं बेटा? राजस्थान की जनसंख्या पर। जी सर। और जब राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात आपसे करने वाला हूं सर, किसकी बेटा? राजस्थान की जनसंख्या की बात जब मैं आपसे करने वाला हूं, तो सबसे पहले यहां पे समझेंगे जो राजस्थान की जनसंख्या है मेरे भाइयों, पहले इसके बारे में देख लीजिए। यह है 6.85 करोड़। तो राजस्थान की जो पॉपुलेशन आती है वो टोटल कितनी आती है बेटा? 6.85 करोड़ आती है। अब इस पॉपुलेशन के बारे में कुछ पहले फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे का कार्य बढ़ाएंगे। ठीक है सर। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है जो आ रही है मेरे भाइयों 6.85 करोड़। सबसे पहली बात यह कि राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में योगदान, भारत की जनसंख्या में योगदान। पहली बात कि राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में कितना योगदान है। ओके सर। फिर बात यह की जाए कि भाई साहब राजस्थान की जनसंख्या का आपके विश्व की जनसंख्या में योगदान। तो राजस्थान की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में योगदान कितना है, इसे भी देखेंगे। तो विश्व की जनसंख्या में योगदान कितना है, चलो इसे भी देखेंगे सर। ठीक है सर। फिर बात यह की जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार स्थान कौन सा आता है, चलो ये भी देखेंगे भैया कौन सा स्थान आता है। ओके सर। और एक बात ये देखेंगे कि शिशु जनसंख्या का प्रतिशत, राजस्थान में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत, शिशु जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। चलो ठीक है सर, ये कुछ बातें हमको यहाँ पे देखनी है। तो आइए सबसे पहली बात करते हैं, हमारे राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6.85 करोड़ है। ठीक है सर,
कोई दिक्कत नहीं। तो राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में जो योगदान आता है वो मेरे तरीके से टफ नहीं बनाना है, इजी गोइंग याद करना है। राजस्थान की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में योगदान बोलो 5, 6, 7। क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? 5, 6, 7। फिर क्या कर रहे हो? ये 567 मतलब समझ में नहीं आया। समझ में आ तो गया, आ गया आप समझ में? इसका मतलब जो राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.85 करोड़ मेरे भाइयों, ये भारत के अंतर्गत इस जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में योगदान कितना है? तो मैंने कहा आपसे 5, 6, 7, क्या दिक्कत है बताइए? इसका मतलब 5.67%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। राजस्थान की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में योगदान मात्र कितना है? 1%। तो भारत की जनसंख्या में योगदान आता है 5.67% और विश्व में आता है 1%। ये बड़ा गजब का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा नहीं ध्यान देंगे आप अच्छे तरीके से समझते वक्त। क्या जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान आता है? इसका मतलब 28 भारत के स्टेटों में मेरे यहाँ जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है। तो ये 6.85 करोड़ जो जनसंख्या मैं लेके बैठा हुआ हूँ राजस्थान में, ये भारत के अन्य स्टेटों की अगर तुलना में देखा जाए तो मेरा जनसंख्या में कौन सा नंबर है? तो बेटा अपना 2011 की जनगणना के अनुसार आता है 7वां। कौन सा नंबर आता है मेरे भाइयों? 7वां। 2011 की जनगणना के अनुसार जो अपना नंबर था बेटा वो कितना था? 8वां था। फिलहाल कितना आता है? 7वां। वो मैं समझाऊंगा आपको। तो जनगणना 2000 जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 की जनगणना के जो अनुसार स्थान था वो कौन सा था? 8वां। और वर्तमान के अंतर्गत मेरा आता है 7वां। अब सर ऐसा क्या हुआ वर्तमान में 7वां आता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो सुनेंगे अच्छे तरीके से। इसका मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं जाता हूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार 7वें नंबर पे था आंध्र प्रदेश, ठीक है, और 8वां जो नंबर था वो था आपके राजस्थान का, ठीक है सर। अब आपको ये जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको ये भी पता है कि सर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से 2014 के अंतर्गत मेरे भाइयों तेलंगाना अलग स्टेट बन जाता है। कौन सा? तेलंगाना। अब बताइए आंध्र प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ हिस्सा किसको चला गया? तेलंगाना। इसका मतलब अब आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन कम हो गई और मेरी जो पॉपुलेशन थी वो आंध्र प्रदेश से अधिक निकल गई मेरे भाइयों। तो इस वजह से अब अगर वर्तमान की मैं बात करता हूं, वर्तमान के अंतर्गत तुम्हारे राजस्थान का भैया 7वां स्थान है। तो दोनों गजब के ये पॉइंट ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 अगर वो लिख के दे रहा है एग्जाम में तो 2011 की जनगणना के अनुसार स्थान 7वां रहेगा। और अगर उसने ये कहा कि वर्तमान में कौन सा है, फिलहाल वर्तमान में कौन सा है, तो ध्यान रखना फिर कौन सा रहेगा? 7वां रहने वाला है। ये जरूर ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। पहले मुझे ये बताइए कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो फिर मैं आगे बढ़ाऊं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाइयों, क्लियर हो जाना चाहिए ये। जी सर। अब आता है शिशु जनसंख्या। तो शिशु जनसंख्या का मतलब क्या होता है बेटा? जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हम किसके अंतर्गत काउंट करते हैं? शिशु जनसंख्या। और इसका जो परसेंटेज है वो है 15.54%। कितना है? 15.54%। वापस से देखिए मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई। राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 6.85 करोड़, ठीक सर। ये राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में योगदान देती है 5, 6, 7%, मतलब आप सेट कर लेंगे, समझ गए। राजस्थान की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में योगदान है 1%। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार मेरा जो स्थान था वो 8वां था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? 7वां। इसके पीछे जो कहानी रही वो आंध्र प्रदेश के विभाजन की रही। और राजस्थान में शिशु जनसंख्या का जो परसेंटेज आता है वो 15.54% है। शिशु का मतलब होता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को इसमें काउंट किया जाता है। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब अगली जो बात आती है ना वो ये निकल के आती है कि मेरे पास ये जो टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 6.85। इसमें से मैं ये जानना चाहता हूं कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। इसमें से मुझे यह जानना है कि पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है 6.85 करोड़ में से।
तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, अगर मैं पुरुषों की बात करता हूं और उसके बाद महिलाओं की बात करता हूं तो कुछ नहीं करना, जो 6.85 करोड़ लिख रखा है ना यहाँ पे, इसे बस नीचे प्रतिशत में लेके आना है, क्योंकि 6.85 करोड़ को अगर मैं कितना मान लेता हूं 100%, तो मेरे पास इसमें से पुरुष कितने प्रतिशत है और महिला कितने प्रतिशत हैं। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनको ये अच्छे से मालूम है कि इस टोटल पॉपुलेशन में पुरुष ही ज़्यादा होंगे, महिला कम होंगी। अब याद कैसे करना है, टफ नहीं बनाना। 6.85 लिखा हुआ है उसे मैं नीचे लिखता हूं, ऐसे लिख लिया मेरे भाइयों, और कुछ नहीं करना बस। मतलब सर क्या करने वाले हो आप, इसका मतलब 6.85 के आगे मैंने एक और लगाया, बस अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए। आपको जोर कहां पड़ रहा है बताइए, 51 और इसको उल्टा कर दीजिए पॉइंट लगा के 86%। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसका मतलब 6.85 करोड़ आपको टोटल पब्लिक पता है, तो 6.85 के पीछे मतलब एक और बढ़ा देना है आपको। जी सर, ऐसे निकाल के एक और, कुछ नहीं करना, ये डिजिट लगा के और इसको उल्टा लिख देना है। इसका मतलब 51.86%। ये भाई पुरुष रहेंगे, क्या रहेंगे, पुरुष। यूं बताइए पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर। एक बार और कमेंट देख लेता हूं आपके मेरे भाइयों। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। ऋतु चौकर, यस सर। गुरुजी, भूरा की राम राम नहीं ली, अरे नहीं नहीं, सबके ले लिए ना। गोलू सैनी सर, मुझे आपकी ऑफलाइन क्लास लेनी है। बिल्कुल भैया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सत्या सिंह, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम लखन जी कह रहे हैं आइए परोपकार कोचिंग पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए। बिल्कुल, भरतपुर में। जी सर, अब समझाया और भूरा को समझ में आया। चलो बहुत बढ़िया सर, मुझे आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। गोलू सैनी जी बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए मेरे भाइयों, तो जैसा आप मुझे यहाँ देखते हैं ऐसे मैं ऑफलाइन के अंतर्गत भी पढ़ाता हूँ मेरे भाइयों। यूँ बताइए यहाँ तक सबके समझ में आ गई। आशु कुमारी जी कह रही हैं सर बिल्कुल। तो अब आपने बताइए यहाँ टोटल पॉपुलेशन जो ले रखी थी मेरे भाइयों, वो कितनी पॉपुलेशन आपने ले रखी थी टोटल, 6.85 करोड़। तो उसमें से जो पुरुष आपके पास आए मेरे भाइयों, उसमें से जो पुरुष आपके पास आए हैं वो पुरुष कितने आए हैं, 51.86। कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता ही दिया। अब 100 में से अगर मैं इसको घटा देता हूं तो बताइए मेरे पास शेष बच रहा है कितना, 48.14%। कितना शेष बच रहा है, 48.14% मेरे पास शेष बच रहा है मेरे भाइयों। तो ये जो आपका परसेंटेज आता है ये राजस्थान की टोटल जनसंख्या का पुरुष और किस में आ जाता है बेटा, महिला के अंतर्गत आ जाता है। यूं बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड। अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूं और अगला स्टेप मेरा क्या रहने वाला है वो भी आप देख लीजिए। जी सर, तो अगला स्टेप रहने वाला है, अब अगले स्टेप पे और मैं बात करने वाला हूं तो वो भी आप देखिए। जी सर, ये सब मिलेगा आपको, बेफिक्र रहिए। तो अपन ने जो पढ़ा उसमें ये अपन ने देखा कि जो राजस्थान की जनसंख्या आई थी सर वो 6.85 करोड़ थी, बिल्कुल थी सर। अब इस राजस्थान की जनसंख्या को मैं दो भागों में बांटना चाहता हूं सर। जी, वो दो भाग कौन कौन से रहेंगे सर, एक तो ये सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है राजस्थान में, वो जिले वाइज आपको बताना है, ठीक है सर, सर्वाधिक जनसंख्या। और एक मेरे भाइयों आपकी न्यूनतम जनसंख्या। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत, ये आपको बताना है। और इसके लिए भैया मुझे नहीं लगता रट्टा मारना है, न्यूनतम से आप चालू करेंगे और सबको पता है कि न्यूनतम जो जनसंख्या है वो जैसलमेर में है। और एक ट्रिकली मेथड यहाँ पे यूज करेंगे कि जेपी सर मेरे भाइयों बूंदी में राज करते थे, जेपी सर बूंदी में राज करते थे। और इसके बाद बूंदी में राज करने के बाद ये जयपुर आ गए मेरे भाइयों अपनी जानू के साथ। तो जेपी सर बूंदी में राज करते थे, ये तो न्यूनतम के लिए आपको अप्लाई करनी है ट्रिक। और सर्वाधिक के लिए फिर कहना है कि जो जेपी सर बूंदी में राज करते थे वो बूंदी को छोड़ के फिर जयपुर में आ गए, क्योंकि ये सब बच्चों को पता है कि जयपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और जयपुर में खुद नहीं आए, किसके साथ आए, अपनी जानू के साथ आए मेरे भाइयों। अब इसको अगर आप खोलेंगे तो इजी गोइंग है। तो भैया ये जयपुर से तो कौन आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा। जे से कौन आ जाएगा भैया, जोधपुर आ जाएगा, ठीक है सर। ए से कौन आ जाएगा तो ध्यान रखना भाई साहब अलवर आ जाएगा। एन से कौन आ जाएगा तो ध्यान रखना भैया नागौर आ जाएगा। और यू से कौन आ जाएगा तो भैया ध्यान रखना उदयपुर आ जाएगा।
इसका मतलब राजस्थान की जनसंख्या अगर सर्वाधिक पूछे तो टॉप के जिले ये रहेंगे। न्यूनतम में भैया जे का मतलब आप सबको पता है जैसलमेर आ जाएगा, जी सर। और पी का मतलब मेरे भाइयों प्रतापगढ़ आ जाएगा सर। और सिर का मतलब मेरे भाइयों, सर का मतलब सिरोही आ जाएगा सर। और बूंदी का मतलब सर बूंदी आ जाएगा सर। और राज का मतलब मेरे भाइयों राजसमंद आ जाएगा। अब बताइए आपको ये कैसा लगा कि जेपी सर बूंदी में राज करते थे मेरे भाइयों, किसके साथ? जानू के साथ। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, सबसे पहले आप ये बताएं। चलिए सर, हाँ सत्या ने जवाब दे दिया है बेटा, गोलू सैनी। बिल्कुल, शिखर और परोपकार में 2 कोचिंगों में पढ़ाता हूँ, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए ऋतु छोकर, यस सर, आ गई सर, मजा आ गो ट्रिक सुनकर। अच्छा सत्या सिंह जी, चलिए जानू के साथ। अब बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए मैं वापस से आपको एक बार तीव्र गति से पूरा रिवीजन कराता हूं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जनगणना। तो अपन ने सबसे पहले राजस्थान की ना निकाल के जनगणना शब्द पे अपन ने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया था कि प्राचीन काल में जनगणना की जो बात की गई है वो अर्थशास्त्र बुक में की गई है और मेरे भाइयों चाणक्य के द्वारा की गई। मध्यकाल में आपके जनगणना की जो शुरुआत है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन ले लेता हूँ, इसको इस जगह पे रिवीजन ले लेता हूँ। आइए, सबसे पहले जो अपन ने देखा था मेरे भाइयों, जनगणना को लेकर बात की थी। किसको लेकर बात की थी? जनगणना। फास्टली रिवीजन कराता हूं। जनगणना के अंतर्गत सबसे पहले हमने प्राचीन काल के अंतर्गत देखा था। प्राचीन काल में जनगणना की जो बात की गई थी वो अर्थशास्त्र बुक के अंतर्गत की गई थी और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। फिर मध्यकाल के अंतर्गत जनगणना की जो बात की गई थी मेरे भाइयों, ये आयने अकबरी बुक के अंतर्गत की गई थी। आयने अकबरी बुक के अंतर्गत की गई थी और अबुल फजल के द्वारा की गई थी, अबुल फजल के द्वारा। और आधुनिक काल में जो जनगणना की शुरुआत का श्रेय जाता है आधुनिक काल में मेरे भाइयों, ये 1872 के अंतर्गत जाता है, लॉर्ड मेयो को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड मेयो को जाता है। फिर मेरे भाइयों ये दशकीय या व्यवस्थित जनगणना की जो शुरुआत की बात की थी मैंने, दशकीय व्यवस्थित जनगणना की जो शुरुआत की बात की थी वो 1881 में की थी और ये श्रेय जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को जाता है, जी सर। फिर अपन ने ये भी देखा था कि जनगणना या जनसंख्या, जनगणना आयोग जो बनाया गया था, जनगणना जो आयोग बनाया गया था वो स्वतंत्रता के 1 साल बाद बनाया गया था 1948 में। फिर अपन ने यह भी देखा था कि राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का जनगणना अधिनियम, ये जनगणना अधिनियम था मेरे भाइयों जो 1948 में। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 11 मई 2000 को किया गया था, 11 मई 2000 को किया गया था। फिर अपन ने ये देखा था मेरे भाइयों जो जनगणना है वो आपका सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। कौन सी सूची का ये विषय है? जनसंख्या जो शब्द है कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। किसके द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। फिर अपन के पास जनगणना आई थी मेरे भाइयों 2011 की। कौन सी आ गई थी? 2011 की जनगणना आ गई थी, जिसको अपन ने देखा था तो क्रमानुसार आई थी 15वीं, जी सर। व्यवस्थित अपन ने देखा था तो आई थी 14वीं। 21वीं शताब्दी की देखी थी तो दूसरी, और स्वतंत्रता के बाद देखी थी तो मेरे भाइयों 7वीं। इस पर टोटल बजट आया था 2200 करोड़ रुपए। प्रति व्यक्ति खर्चा आया 18.19 रुपए। टोटल जिले इसमें लिए गए थे 640। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका जो शुभंकर था बेटा वो था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था मेरे भाइयों। अगली बात अपन ने जो इसके अंतर्गत की गई थी वो बेटा ये की गई थी मेरे भाइयों कि ये जो जनगणना है कितने चरणों में की गई थी मेरे भाइयों? तो ये जो जनगणना आपकी की गई थी ये 2 चरणों के अंतर्गत की गई। तो जनगणना के जब अपन ने चरण देखे थे तो पहला चरण आया था बेटा 15 मई से मेरे भाइयों 30 जून के अंतर्गत आया था 2010 के अंतर्गत। दूसरा आया था 9 फरवरी से 28 फरवरी के अंतर्गत 2011 के अंतर्गत आया था, ठीक है सर। इस जनगणना के बाद कुछ विशेष बिंदुओं पे मैंने बात की थी कि इसमें पहली बार एनपीआर बनाया गया, जी सर। इसमें पहली बार घरों को गिना गया, जी सर। इसमें पहली बार किन्नरों की काउंटिंग की गई, जी सर। ये प्रथम आपकी ऐसी जनगणना थी, प्रथम पेपरलेस जनगणना इसे माना गया था, प्रथम पेपरलेस जनगणना। लेकिन ये आपने देखा कि ये जातीय जनगणना दूसरी थी। ये जातीय जनगणना कौन सी थी? दूसरी थी। बोलो यहां तक बातें आपको समझ में बहुत इजी गोइंग आ गई थी सर? जी सर। इसके बाद में डायरेक्ट आ गया था राजस्थान की जनसंख्या पर, और राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है।
फिर मैंने इसका योगदान भारत की पब्लिक में देखा तो पता चला 5-6-7 मतलब 5.67%। फिर विश्व में जब इसका योगदान देखा तो पता चला 1% है। फिर मैंने यह भी देखा कि भारत के अंतर्गत में कौन से नंबर पे था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 8वां नंबर था। लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश का विभाजन होने की वजह से मैं कौन से नंबर पे हूं, 7वें नंबर पे हूं। शिशु जनसंख्या का परसेंटेज मेरे यहां पे कितना आता है, तो 15.54% आता है। फिर मैंने ये देखा 6.85 करोड़ में से मेरे भाइयों पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है। तो पुरुष बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे 1 लगाया था तो 51.86% हो गया था पुरुष, और बचे 48.14 क्या हो गई थी, महिला हो गई थी। फिर मैंने एक लास्ट बात आपको और बताई मेरे भाइयों, और वो क्या बताई सर, लास्ट बात मैंने आपको यह बताई मेरे भाइयों, जो राजस्थान की ये टोटल जनसंख्या है, राजस्थान की जो ये जनसंख्या है सर, इसके अंतर्गत सर्वाधिक कहां पे है, सर्वाधिक पब्लिक और न्यूनतम जनसंख्या कहां पे है। तो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने तो बस इतना कहा था कि जेपी सर बूंदी में, जेपी सर बूंदी में राज करते थे, जेपी सर बूंदी में राज करते थे। इसके बाद ये जयपुर आ गए थे राज करने के लिए, किसके साथ, अपनी जानू के साथ। बस इतना आपसे कहा था, और इसके बाद तो आपने खोल ही दिया था कि सर जैसलमेर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, सिरोही आएगा, बूंदी आएगा और राजसमंद आएगा। और यहां पे सर जयपुर आएगा, जोधपुर आएगा, अलवर आएगा, नागौर आएगा और उदयपुर आएगा। बोलो यार यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले मेरे को यह बात बताइए, यहां तक समझ में आई कि नहीं आई, जब आपको पीडीएफ पे लेके चलूंगा। हाँ चलिए जल्दी से बताइए पहले, यहां तक आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बिल्कुल मजा आ गया, वेरी गुड, आ गया ना मजा। सत्या सिंह जी क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल जयपुर जोधपुर, बिल्कुल। चलिए अब सुनिए मेरे भाइयों, इससे आगे मैं आपको लेके चलता हूं। देखो ये रही बातें, मैंने यहां पे आपको इस जगह पे और क्लियर कर रखी है। सबसे पहली जो बात आप देख रहे हैं वो ये, प्राचीन काल में जनगणना का इतिहास जो रहा वो अर्थशास्त्र बुक में चाणक्य के द्वारा दर्शाया गया है। मध्यकाल के अंतर्गत जनगणना की बात आयने अकबरी बुक के अंतर्गत अबुल फजल के द्वारा की गई है। आधुनिक काल के अंतर्गत जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो द्वारा की गई है, बिल्कुल सर। और 1900 ये 1800 है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1881, ठीक है सर। 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित या दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई, ये भी ध्यान रखेंगे, व्यवस्थित या दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई। अगली बात ये ध्यान रखेंगे कि जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है सर। जनगणना संविधान की कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। जनसंख्या जनगणना अधिनियम 1948 में बनाया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2000 में की गई। और जनगणना मेरे भाइयों गृह मंत्रालय के जनगणना विभाग द्वारा करवाई जाती है। जो बातें आपको समझाई थी वही है। फिर बात आ जाती है जनगणना 2011 की, जी सर। और जनगणना जो 2011 है वो क्रमानुसार कौन से नंबर पे आती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। जो क्रमानुसार अगर मैं बात करता हूँ इस जगह से सर, तो क्रमानुसार की अगर अपन बात करते हैं कि ये कौन से नंबर पर रहेगी, तो ये 4 पॉइंट आप जरूर ध्यान रखेंगे सर कि क्रमानुसार ये 15वें नंबर पर है, व्यवस्थित या दशकीय 14वीं है, स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं है और 21वीं शताब्दी की ये सेकंड है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि 15वीं जो जनगणना है इसका बजट जो आया था वो 2200 करोड़ था। प्रति व्यक्ति जो खर्चा हुआ था 18.19, और 2011 की जनगणना में शामिल कुल जिले 640 थे। जनगणना शुभंकर रहेगा प्रगणक शिक्षिका, जी सर। अगली बात हमने विशेष बिंदु, चलो वहां पे और बिंदु में ऐड करता हूं उस जगह पे आपके लिए। यहां एक बात ये, जनगणना शुभंकर और जनगणना आदर्श वाक्य, जनगणना आदर्श वाक्य, ये भी ध्यान रखेंगे। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है सर। ये जनगणना आदर्श वाक्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन आगे की ओर गए तो विशेष बिंदु, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पहली बार बनाया गया, मतलब कि एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। प्रथम बार घरों की गणना की गई, किन्नरों को इस गणना में काउंट किया गया, प्रथम पेपरलेस गणना थी। जातीय जनगणना दूसरी बार हुई, और ये कितने चरणों में संपन्न हुई, तो ये रहा 15 मई से 30 जून 2010, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011, ठीक है सर। इसके बाद मेरे भाइयों अगली जो बात आनी थी वो ये,
अच्छा, इसके बाद जो टोटल पॉपुलेशन की बात आनी थी वो यहाँ से थोड़ी सी हट गई है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पॉपुलेशन में मैंने क्या बताया था कि यहाँ तक जो बात हो गई थी, उसके बाद जो कुल जनसंख्या अपनी आई थी वो कितनी आई थी बेटा? 6.85 करोड़। कितनी आई थी मेरे भाइयों? 6.85 करोड़। चलो वो मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपके लिए, इस जगह पे आइए। तो कुल जो पॉपुलेशन आपकी रहनी थी राजस्थान की, कुल जनसंख्या, राजस्थान की कुल जनसंख्या, जी सर। तो ये राजस्थान की जो अपन ने कुल जनसंख्या देखी थी मेरे भाइयों, ये जो राजस्थान की कुल जनसंख्या थी ये थी 6.85 करोड़। कितनी थी बेटा? 6.85 करोड़। जिसके अंतर्गत मैंने ये कहा था कि इसमें पुरुषों का प्रतिशत कितना है, जी सर, और महिला कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष रहने वाले हैं मेरे भाइयों वो 51.86%, ठीक है सर। तो शेष बचे आपके कितने? 48.14% क्या रहेंगी? महिलाएं। फिर यहाँ पे कुल जनसंख्या के अंतर्गत अपन ने अगली बात ये की थी कि कुल जनसंख्या में मेरे भाइयों सर्वाधिक कहाँ पे है जनसंख्या राजस्थान के अंतर्गत और न्यूनतम कहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिकली मेथड यूज करने के लिए कहा था, और वो ये था कि जेपी सर, मेरे भाइयों जेपी सर बूंदी में बेटा क्या करते थे? राज करते थे। और फिर ये कहाँ गए थे? जयपुर आ गए थे। किसके साथ? अपनी जानू के साथ, ठीक है सर। और कुछ नहीं करना, बस इसको खोल देना है। न्यूनतम के लिए जैसे क्या आ जाएगा बेटा? जैसलमेर आ जाएगा। पी से मेरे भाइयों प्रतापगढ़ आ जाएगा। एस से मेरे भाइयों सिरोही आ जाएगा सर। बूंदी से मेरे भाइयों आपका बूंदी आ जाएगा, और राज से मेरे भाइयों आपका राजसमंद आ जाएगा। तो यहाँ न्यूनतम पब्लिक निवास करती है राजस्थान की। सर्वाधिक कहाँ पे करती है? तो जयपुर से जयपुर आ जाएगा। जे से मेरे भाइयों ध्यान रखना जोधपुर आ जाएगा। ए से बेटा आपका अलवर आ जाएगा। एन से बेटा आपका नागौर आ जाएगा, और यू से मेरे भाइयों आपका उदयपुर आ जाएगा। तो आज की वीडियो के अंतर्गत मैं इतना ही रखना चाहता हूं, बाकी कल फिर मिलते हैं इसी लाइव सेशन के अंतर्गत इसी टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं कल। एक बार आपके कमेंट और देख लेता हूं, अगर किसी की कोई बात है तो मेरे भाइयों। अब बताइए, आप 42 लोग अब आ रहे हैं, 50 के करीब अब आ रहे हैं। जब बताइए, पूरा चैप्टर मैंने इजी गोइंग समझा दिया था, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इजी गोइंग समझा दिए थे, कोई चीज़ रटने नहीं दी आपको। भाई जब आपको पता है कि 8:30 से ये क्लास चलती है, तब क्यों नहीं आते हो आप? अब पता है, आप पीछे इस वीडियो को देखेंगे तो जो लाइव के अंतर्गत देखा जाता है सेशन, उसकी अलग ही बात होती है। तो कोशिश ये करा करो कि लाइव अपन एकदम राइट टाइम पे जुड़ें। जी सर। उमा शंकर कटारा जी, यस सर, समझ गए, वेरी गुड। गौतम कुशवाहा, आप ट्रिक से बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा। सत्या सिंह, राम 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 बेटा। सत्या भाई ऑफलाइन क्लास लो तब सुना सर की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सत्या सिंह जी जैसलमेर प्रताप, अच्छा ठीक है बेटा। सर टाइम टेबल कितना है? सत्या बेटा 8:30 बजे से है टाइम टेबल। मज़ा आ गया सर। अच्छा अमित सिंह जी, अभी ये क्लास यहीं पे अपन को ड्रॉप आउट नहीं करनी है, कल भी इस लाइव सेशन में बने रहना है मेरे भाइयों। पूरा जनगणना में वैसे ही याद करा दूंगा, आप विश्वास कीजिए, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।